हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल क्लासेस में। ठीक है, आज हम 10th क्लास के टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक होंगे। सबसे पहले होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक ये होगा और दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, अभिक्रिया की पहचान। अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, और तीसरा क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम, रासायनिक अभिक्रिया लिखी कैसे जाएगी। और चौथा टॉपिक बेटा हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। और पांचवा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संयोजन, वियोजन, अपघटन अभिक्रिया एवं उनके उदाहरण। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पे। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पे बात करेंगे। तो देखिए, समझाता हूँ मैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया की सीधी सीधी परिभाषा देखो ऐसे होती है कि ये लिखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये ए है, ए प्लस बी, हमने ए और बी की आपस में रिएक्शन करवाई तो रिएक्शन करने से क्या बना हमारे यहाँ पर, ए बी। क्या बना यहाँ पर, ए बी। जब हमने ए और बी की रिएक्शन आपस में करवाई तो क्या बना, ए बी। तो देखिए, एक तो पदार्थ ये रहा भाई, एक तो पदार्थ ये रहा, ठीक है, और दूसरा पदार्थ क्या हो रहा, ये रहा, दूसरा पदार्थ ये रहा, और एक नया पदार्थ क्या बना यहाँ से, एक नया पदार्थ। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पर क्या बना, एक नया पदार्थ। तो देखिए, परिभाषा रटनी, जब परिभाषा आपको रटनी नहीं है, समझनी है बात को, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। तो देखिए बिल्कुल सेम परिभाषा, एक अभिकारक, एक पदार्थ ये रहा, एक पदार्थ ये रहा, तो दो या दो से अधिक भाई जो क्या कहते हैं अभिकारक हैं, जो पदार्थ हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, दो पदार्थ हो गए। तो रिएक्शन यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, तो देखिए ए ने और बी ने आपस में संयोग करा भाई, ए ने और आपस में बी ने संयोग करा, संयोग करके तो जब बना हमारा ए बी। तो यही परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो वहाँ से एक नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ बनता है ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, आगे देखेंगे। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या में दो चीज़ें होती हैं, क्या, एक इधर साइड और एक इधर साइड। सुन मारिए, दो साइड दिख रही है, इधर साइड के पदार्थों को क्या बोलेंगे और इधर साइड वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे, इनका अपने अपने अलग नाम होता है। इन्हें बोलते हैं, जो ये होते हैं इधर साइड वाले, इन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इन्हें, अभिकारक। क्या यहाँ तक बात बच्चों समझ में, इन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और इसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इंग्लिश में इसे एक नाम से जाना जाता है, अभिकारक, एक तो इसका ये नाम है, और दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं, क्रियाकारक। इसे क्रियाकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों समझ में। इसे एक अन्य नाम से क्रियाकारक के नाम से भी जाना जाता है। एक तो सभिकारक के नाम से जाना जाता है, क्या नाम जाता है, क्रियाकारक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिएक्टेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसे रिएक्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिएक्टेंट, एंटी रिएक्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिएक्टेंट, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट। क्या यहाँ तक बच्चों बात समझ में। इसे बोलेंगे अभिकारक और इसे बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रिया का हमने आपको उदाहरण बता दिया। क्या यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपको बात क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे। अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, इसे मैं रेज कर देता हूँ। देखिए, अगली हेडिंग डालिए, अभिक्रिया की पहचान। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, अभिक्रिया की पहचान। अभिक्रिया की पहचान, अगली हेडिंग। तो देखिए, सबसे पहले पहचान हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचान में क्या होता है कि जो कोई जो पदार्थ होता है उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के रंग में परिवर्तन, पदार्थ के
रंग में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन। हम तीनों को अलग अलग क्लियर करेंगे भी कैसे कैसे होता है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, एक तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर में ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा बच्चा क्या होता है, पदार्थ की व्यवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। बताएंगे हम कैसे कैसे होता है। देखो अभी सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे पदार्थ के रंग में परिवर्तन। देखो रंग में परिवर्तन कैसे होता है, जब एक पदार्थ है, हमने जब एक पदार्थ लिया और हम दूसरे पदार्थ में हम उसका संयोग करेंगे, हमने एक पदार्थ लिया हम उसका दूसरे पदार्थ में संयोग करेंगे तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो हम तुम्हें उदाहरण बताते हैं। देखिए मेरे सामने पानी है, मेरे सामने पानी है, आपको देख रहा होगा पानी का बिल्कुल जो शुद्ध पानी होता है उसका रंग जैसा रंग दिखा दे रहा होगा। और यदि इसमें एक अन्य पदार्थ मैं यहाँ पर मिला दूंगा, एक में इसमें देखो आपके सामने मैंने एक अन्य नए पदार्थ मिला दिया, इसमें मिलाते देखो जब मैं इसे घोलूंगा देखो तो आपके सामने कैसा रंग हो गया, येलो कलर हो गया ना। तो बताइए रंग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, भाई रंग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। उस पहले तो पानी था, ये भाई पहले क्या था, ये पानी था, हमने इसमें एक नया पदार्थ मिला दिया, जब नया पदार्थ मिला दिया तो बताइए रंग में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, भाई पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा ताप में परिवर्तन कैसा होता है, आपने देखा होगा अपने घर में, आप पानी लें और आप उसे क्या करें किसी गैस या चूल्हे पर रखिए, रखने के बाद आपने जब पानी जिस टाइम रखा होगा तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, वहाँ पर उसका तापमान कुछ और होगा। सपोज करो वहाँ पर उसका तापमान मान लिया हमने रखने पे पहले 0 था, ये सपोज मान लो 10 डिग्री था, 10 डिग्री मान लीजिए, अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए। भाई पानी ऐसा समझ लो क्या मैं गर्मी पड़ रही है, टंकी से पानी निकल कर आ रहा है, ऐसे मान लो तो 10 डिग्री हुआ। और यदि हमने उसे क्या मैं गैस पे रख दिया तो कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर कहीं 90 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा उस पर 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा उसका बच्चा, 100 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हो कि कोई भी द्रव उबलता है, कोई भी क्या मैं द्रव उबलता है तो किस पे उबलता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर। किस पे उबलता है, 100 डिग्री टेम्परेचर, जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक बच्चा बात क्लियर हुई। तो पहला क्या कहना आपको क्लियर हुआ होगा, भाई पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा पदार्थ के रंग में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, दूसरा टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम कैसे देखने को मिलता है, देखिए आपने कोई भी एक पदार्थ लिया, ठीक है, सपोज करिए या हम क्या मैं खाना ही बना रहे हैं, हम खाना ही बना रहे हैं, तो खाना जिस टाइम बनाने से पहले उसकी अवस्था कुछ और होगी। भाई सब्जी ली हमने तो उसके पहले अवस्था कुछ और होगी, लेकिन जब खाना तैयार हो जाता है तो उसकी अवस्था कुछ और हो जाती है, उसकी अवस्था कुछ और हो जाती है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपको तीनों को टॉपिक क्लियर हुए होंगे। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम पर बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर कर दूं रेज? अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं, किस पर, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम। तीसरा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम। नियम डायरेक्ट हेडिंग डाल लेंगे नियम। देखिए कैसे नियम कैसे लिखते हैं, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगा और उस रिएक्शन के आधार पर ही हम सारे नियमों को समझ लेंगे। ठीक है, सपोज करिए हमने लिखा है यहाँ पर, हमें रिएक्शन करवानी है किसकी, ए कोई अभिकारक है, बी भी कोई अभिकारक है, ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई आपस में, तो यहाँ से क्या बन गया, ए बी, यहाँ से क्या बन गया बच्चा, ए बी बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है, दोनों क्या है, ये अभिकारक। क्या है बच्चा, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, और ये क्या है, उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद। ये क्या, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो पहले नियम की हम यहाँ से बात कर लेते हैं, अभिक्रिया के लिखने की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया लिखने की पहचान। तो देखिए पहला क्या होगा, अभिकारक और अभिकारक के बीच में एक प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। क्या देखो, ये रहा अभिकारक, ये रहा अभिकारक, बताइए प्लस का चिन्ह लग रहा है, लग रहा। तो पहला क्या हो जाएगा, अभिकारक,
कारक, अभिकारक अभिकारक के बीच में, अभिकारक और अभिकारक के बीच में, अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। कि यहाँ तक बात क्लियर हुई? पहले क्लियर हुआ, दूसरे बात करते हैं। दूसरी बात करेंगे, देखो अभिकारक, अब यहां पे देखेंगे अभिकारक और उत्पाद किधर साइड लिख रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं यहां से खड़ा हूं तो मैं इधर साइड अपने राइट हैंड पे देखूं और लेफ्ट पे, तो लिख सकते हैं कि दाएं हाथ पे प्रोडक्ट को लिखा जाता है और बाएं हाथ पे अभिकारक को लिखा जाता है। तो दूसरे में क्या, बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर अभिकारक, अभिकारक लिखा जाता है, लिखा जाता है और आपको क्लियर तो दिखाई दे रहा होगा बच्चा, और दाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है और दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। आपको बच्चा अभिकारक उत्पाद में तो कोई डाउट नहीं है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे समझ लीजिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ये तो बात क्लियर है ना भाई। बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है और दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है। तो देखिए बाईं ओर क्या लिख रहा, अभिकारक, और दाईं ओर क्या लिख रहा है, उत्पाद। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब तीसरा, यहाँ से मैं इसे इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ, देखो नीचे जगह नहीं है, ठीक है बच्चा। तीसरा, अभी देखिए, अब ये रिएक्शन दिख रही है आपको, अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लग रहा है, एक एरो का चिन्ह लग रहा है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लग रहा है, एक एरो का चिन्ह लग रहा है। तो लिख देंगे यहाँ अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के बीच में इस चिन्ह को, इस चिन्ह को लगाया जाता है, लगाया जाता है। इस चिन्ह को क्यों लगा रहे हैं, ये दूसरे चिन्ह को क्यों लगा रहे हैं भाई? जब हम इस चिन्ह को नहीं लगाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा कौन सा उत्पाद है, कौन सा अभिकारक है। एक दायरा सीमा करने के लिए बीच में एक चिन्ह लगाया जाता है, जिससे ये पता लग जाए इधर साइड अभिकारक लिख रहा है और इधर साइड उत्पाद लिख रहा है, ठीक है बच्चा। इधर रिएक्टेंट लिख रहा है और इधर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। पहला नियम होगा अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, पहली पहचान। दूसरी, बाईं ओर नियम और बाईं ओर अभिकारक लिखा जाता है और दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के नियम की थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। और तीसरा क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चौथा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, वरना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चा। मैं अगला नियम लिख देता हूँ, चौथा। देखिए चौथा नियम, देखिए चौथा क्या होता है, यदि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यदि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया बेटा ऐसी होती है, वो दोनों तरफ को चलती है, दोनों दिशाओं में को चलती है। हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उस रिएक्शन पे, तब आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इसको समझे। देखिए यदि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यदि अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय यानी अनुत्क्रमणीय, यदि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अभिक्रिया है तो डबल एरो लगाया जाता है, ऐसे करके एरो लगाया जाता है, लगाया जाता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे लगाया जाता है। देखो डबल एरो लगाया जाता है, जब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो वहां पर इस डबल एरो का चिन्ह लगाया जाता है। ये 4 नियम है, ठीक है। पांचवा भी अपनी तरफ से एक लिख सकते हैं, क्या, अभिक्रिया को, अभिक्रिया के एरो के ऊपर एक उत्प्रेरक भी लिखते हैं, उत्प्रेरक,
उत्प्रेरक, लेकिन ये किसी रिएक्शन में लिखा जाता है और किसी रिएक्शन में नहीं लिखा जाता है। अब सवाल आपके माइंड में उठ रहा होगा कि सर हमें ये बता दीजिए उत्प्रेरक क्या होता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, बताता हूँ। ये तो आपको क्लियर हुआ, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा हमने आपको बता दिया, चौथा बता दिया, और पांचवें में आप लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक भी एक पहचान है इसकी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है बच्चा, इसे समराइज कर दें, आगे बात करते हैं। उत्प्रेरक समझा देता हूँ मैं आपको, कभी आप यही कहो कि जी बताया नहीं। सॉरी, इसके इरेज करने में टाइम लगता है बच्चा, बस थोड़ा। देखो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक हम बताते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, अभी मैं इसकी परिभाषा लिखूं, पहले समझ लो। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज एवं मंद कर देते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज एवं मंद कर देते हैं। जैसे कि मैं रिएक्शन करवाऊं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, एच पे कौन सा आवेश होता है प्लस और O2 पे माइनस, तो क्या बन जाएगा यहाँ से H2O जल बन जाएगा। कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर किसकी पड़ेगी, उत्प्रेरक की आवश्यकता। यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ रही है? उत्प्रेरक की एक आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। यदि हमें क्या हमें जल्दी से ही जल बनाना है तो हम यहाँ पर उत्प्रेरक लगाएंगे। हम क्या लगेंगे, यहाँ पर एक उत्प्रेरक लगाएंगे। और यदि हम यहाँ पर उत्प्रेरक हटा देंगे तो क्या हमें ये जल्दी से जल नहीं बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम आपस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हमें, यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति दिखाएंगे तो बहुत जल्दी जल का निर्माण हो जाएगा। और यदि यहाँ से उत्प्रेरक की उपस्थिति को बेटा हम हटा लेंगे तो यहाँ से जल का निर्माण जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा समझाने का ये, इसका काम यही होता है, अभिक्रिया की गति को तेज एवं मंद करना। मंद माने मंदी भाई, मंद माने मंदी। अभिक्रिया की गति को तेज एवं मंद करना। ठीक है, तो सीधी सी बात इसकी परिभाषा ही हो जाएगी उत्प्रेरक की, कि उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज एवं मंद करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, हम उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या बात यहाँ तक क्लियर हुई? उत्प्रेरक में कुछ उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप लिख सकते हैं ऊष्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला ऊष्मा हो जाएगा, दूसरा प्रकाश। ऊष्मा ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसका मैंने एरो लगा दिया, वो दे दिया चिन्ह आपको, एरो सॉरी, ऊष्मा को चिन्ह दे दिया। ऊष्मा, प्रकाश या H2SO4। ठीक है, अनेक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, ये उत्प्रेरक का उदाहरण है। ऊष्मा हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। इनकी उपस्थिति में बहुत रिएक्शन ऐसी होती हैं कि कुछ अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है और कहीं मंद हो जाती है। क्या बात यहाँ तक क्लियर हुई? आगे बात करते हैं। ये टॉपिक क्लियर बच्चा? उत्प्रेरक आप सभी को समझ में आया? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो देखिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहला होता है, क्या होता है, सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन
अभिक्रिया, ठीक है। और चौथी होती है मेरा बच्चा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और पांचवी होती है द्विस्थापन, द्विस्थापन अभिक्रिया। कि यहाँ तक बात क्लियर हुई। छठी हमारी होती है ऊष्मा शोषी। क्या होती है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। और आप और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक और, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। देखिए असल में जो हम रिएक्शन पढ़ते जाते हैं, संयोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं, वियोजन पढ़ते हैं, विस्थापन पढ़ते हैं, द्विस्थापन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, लेकिन हम इसको भी अपघटन अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। वियोजन और अपघटन दोनों है तो रिएक्शन बेटा एक ही, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। जब हम रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो पहली हमारी जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी संयोजन, ठीक है। दूसरी होती है बच्चा वियोजन, और फिर अपघटन, फिर विस्थापन, फिर द्विस्थापन होती है, और फिर ऊष्मा शोषी, और फिर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हमारी होती है। ये होते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम एक दो अभिक्रिया के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए इसे मैं इरेज कर दूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहरहाल जो भी आप करें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के ऊपर। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान परिभाषा इसकी। देखिए संयोजन, पहले आप मुझे संयोजन का मतलब बता दीजिए, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है संयोग, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब जुड़ेगी बेटे एक चीज तो नहीं भाई, दो चीज जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो संयोग का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, या जोड़ने की बात कर सकते हो। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है। अब एग्जांपल के थ्रू भी, जब हम एग्जांपल आपको देंगे तो आपको परिभाषा रटनी नहीं है, एग्जांपल के द्वारा हम परिभाषा बता देंगे। लो पहले आपको हम उदाहरण ही बता देते हैं, परिभाषा बाद में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले सोडियम ले लिया हमने, Na+Cl। आप जानते हैं Na पे क्या होता है? प्लस, और Cl पे होता है माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस कैसा आता है हम आपको बताएंगे। देखिए जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? प्लस का। उस पर कैसा आवेश आता है बच्चा? प्लस का। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? माइनस का। समझ आ रही है बात कैसे? देखिए एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ये क्या मैं क्लास का आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अब डाउट में नहीं रहने चाहिए। देखिए जैसे कि हमने सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है, ठीक है बच्चा। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको तोड़ना बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 भाई, 8 और 2 10 और 1 11। अब किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, किसी भी परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर थर्ड कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। थर्ड कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 7 की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब तुमने देखा होगा, हम सपोज करो हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, और हम अपना व्यापार करना है। हमें व्यापार करने के लिए उसमें 1000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, ठीक है भाई, 1000 रुपये की जरूरत पड़ रही है। तो कोई हमें 1000 तो दे देगा भाई, दे दे 1000 दे देगा, 500 दे देगा। लेकिन हम किससे ये कहने लगे हमें 1 लाख रुपए दे दे, तो कोई दे देगा? नहीं देगा। वो ये कह देगा जो तेरे पास 1000 रुपये हैं तो ये भी मुझे दे दे, वापसी।
तो जब क्या कोई भी परमाणु में, किसी परमाणु में इतनी गुंजाइश होती है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके तो ले लेगा, वरना अपना एक इलेक्ट्रॉन देके फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं अपना लेगा नहीं किसी से, किसी को अपना एक दे देगा। और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? प्लस का। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? कैसा चार्ज होता है? प्लस का। यदि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो यहाँ पर क्या आवेश होता? प्लस के 2। यदि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो कैसा आवेश होता? प्लस के 3। यदि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो प्लस का क्या होता? चार्ज आवेश। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ऐसी बात कर ले क्लोरीन की। किसकी बात कर ले? क्लोरीन। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है बेटा? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? 2, 8 और 1, 7। 2, 8 और 1, 7। अब बताओ इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए ये किसी को अपने 7 दे देगा, किसी से 1 ले लेगा? बताओ, तुम खुद बताओ सोच के। भैया 7 दे देगा, किसी से 1 ले लेगा, 7 ना कि देगा। किसी से 1 ले तो लेगा, अपने 7 देगा नहीं। तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो उस पर कैसा आवेश होता है? माइनस का। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? हम किसी को दे रहे हैं तो हम धनावेशित हो जाएंगे, और हम किसी से ले रहे हैं तो ऋणावेशित हो जाएंगे। भाई हम किसी से कर्ज ही तो ले रहे हैं, जब कर्ज लेंगे तो कैसे हो जाएंगे? कर्जदार हो जाएंगे। तो सीधी बात है, जब क्या कहना है, हम चीज़ किसी को देंगे तो धनावेशित, और जब लेंगे तो ऋणावेशित। बात क्लियर हुई? अब इस पर प्लस का चार्ज कैसा आया, माइनस का चार्ज कैसा आया, यह आपको क्लियर हुआ? बात करते हैं। देखिए जब आपस में, देखिए कोई भी जब 2 अभिकारक हैं, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो आपस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। कैसे करेंगे? प्रतिकर्षित। 2 बल होते हैं, देखिए एक तो होता है प्रतिकर्षित, 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 और एक होता है आकर्षित, एक होता है आकर्षित। ये जो प्रतिकर्षित लगता है वो लगता है प्लस प्लस के चार्ज के बीच में। कहाँ लगेगा? प्लस और प्लस चार्ज हो। और आकर्षित कहाँ लगेगा? जहाँ एक प्लस हो और एक क्या हो बच्चा? माइनस हो। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही? जब जहाँ प्रतिकर्षण बल लगता है, जहाँ प्रतिकर्षित करते हैं, 2 क्या अभिकारक आपस में प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो वे एक दूसरे से दूर को भगाएंगे, एक दूसरे से दूर को भागेंगे। और जहाँ आकर्षित करेंगे तो उसे अपनी तरफ को खींचेगा और दूसरा अभिकारक उसे अपनी तरफ को खींचेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा चार्ज है? प्लस का, एक माइनस का। आरिवास में ये से अपनी तरफ को खींचेगा और ये से अपनी तरफ को खींचेगा, दोनों आपस में चार्ज टकराएंगे और यहाँ से चार्ज दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, दोनों ही ये चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? NaCl। NaCl इसे बोलते हैं बेटा सोडियम। इसे क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम। इसे बोलते हैं क्लोरीन। ये क्या है हमारा? एक सॉलिड चीज़ है, और ये क्या है? हमारी एक गैस है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? यहाँ से क्लोरीन। ये क्या, कौन सी गैस है हमारी? क्लोरीन। और यहाँ क्या बनेगा हमारा? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चा? सोडियम क्लोराइड। नाम साथ के साथ लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। पेपर में भी आपको रिएक्शन में नाम लिखा ना, छोड़ के कुछ नहीं आना। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम क्लोराइड। भाई Na ने, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, तब यहाँ से क्या बना? सोडियम क्लोराइड। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो देखिए अब इसकी रिएक्शन, आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये तो बात आपको क्लियर हुई होगी। देखिए, सॉरी उदाहरण भी टान दिया। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान बना सकते हो तुम। परिभाषा बताओ, है नहीं है आसान? परिभाषा लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो वहां से एक नया पदार्थ बन जाता है। ऐसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख दो परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो वहाँ से एक नया पदार्थ बनता है। तो वहाँ से एक नया पदार्थ बनता है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया
कहते हैं। बात क्लियर हुई? दोबारा मैं पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझ में आए। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो वहाँ से एक नया पदार्थ बनता है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। हमने यहाँ सोडियम और क्लोरीन के आपस में रिएक्शन करवाई, सोडियम एक सॉलिड है और क्लोरीन एक गैस है, दम आपने दोनों की रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब इसकी एक दो और एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में बात करूँ इसकी। देखिए, जैसे हम रिएक्शन करवाए हैं किसकी? मैग्नीशियम की, Mg प्लस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हमने यहाँ से रिएक्शन करवाई। किसकी? मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। जब यहाँ से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। हम रिएक्शन संतुलित करना आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको रिएक्शन बिल्कुल विस्तार से रिएक्शन सिखाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा यहाँ से बच्चा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा यहाँ से? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। अब बात कर लें वियोजन अभिक्रिया पे। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का क्या मतलब होता है? टूटना। ये बात क्लियर हुई? आपने नोट कर लिया? साफ कर दूं बच्चा? ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देखिए, बात करते हैं हम किस पे? वियोजन अभिक्रिया पे। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया पे। वियोजन अभिक्रिया के देखो बहुत आसान है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का क्या मतलब होता है? टूटना। देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। देखिए, जब कोई एकल अभिकारक बाह्य प्रभाव से, जब कोई एकल अभिकारक बाह्य प्रभाव से अपने दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, जब कोई एकल अभिकारक अपने बाह्य प्रभाव से अपने दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आसान रिएक्शन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आसान, बिल्कुल आसान अभिक्रिया है। देखो इसकी परिभाषा, जब बताएंगे, रटवानी नहीं है परिभाषा, एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, टेंशन मत लो। जब कोई एकल अभिकारक बाह्य प्रभाव के कारण अपने दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तब ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तब ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, मैं इसके एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको परिभाषा समझ में आई? एग्जाम्पल देखो, ऊपर देख लेते हैं, ये यहाँ पर इसका उदाहरण कहाँ देख लेते हैं? यहाँ पर देख लेते हैं बच्चा। उदाहरण देखिए, जैसे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, ये AgCl है, AgCl इसे बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, AgCl
AgCl, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए जब अब यहाँ पे देखें एकल अभिकारक तो है भाई मैं यहाँ पे क्या लिख रहा, जब कोई एकल अभिकारक, एक अभिकारक ही तो है यहाँ पर भाई, क्या है ये भाई? एकल अभिकारक तो है ये, समझ में आ रही यहाँ तक बात भाई? एकल अभिकारक तो है, और यहाँ से अपनी ये दो पदार्थों में टूट जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से? Ag अलग हो जाएगा, और भाई Ag अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ लगा लीजिए और 2 यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है भाई। क्लोरीन को करने के यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु, तो यहाँ पर 2 से रिएक्शन कर दिए, यहाँ पर क्या 2 हैं तो यहाँ पर 2 से कर दिए, क्या बन गया? यहाँ पे Ag अलग हो गया और सिल्वर क्लोरीन अलग हो गया, तो यह सिल्वर क्लोराइड से बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्लोरीन गैस, और ये क्या हमारा Ag, ठीक है, सिल्वर, ये क्या हमारे यहाँ पर? सिल्वर। बात क्लियर हुई? रिएक्शन समझ भाई? आगे बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमने लगाया सोडियम क्लोराइड, तो बताओ यहाँ पर एकल अभिकारक है भाई, एकल अभिकारक है, ठीक है, एकल अभिकारक है, तो हम यहाँ देखो यहाँ पे लगा दिया हमने प्रकाश, यहाँ पे दे दी हमने से प्रकाश की उपस्थिति। जब हम इसे प्रकाश की उपस्थिति देंगे तो ये अपने 2 पदार्थों में टूट जाएगा, ये तो बन जाएगा Na+ और Cl-, में। तो देखो एकल अभिकारक है नहीं है यहाँ पर क्या है? एकल अभिकारक है नहीं है, एकल अभिकारक, एकल मतलब अकेले तो अभिकारक है, और 2 पदार्थों में टूटा। और रिएक्शन क्या कह रही है? यही कह रही है कि जब कोई एकल अभिकारक अपने बाह्य प्रभाव क्या कह रहे हैं हम? बाह्य प्रभाव से मतलब क्या समझ रहे बेटा? यहाँ पर प्रकाश, भाई बाह्य प्रभाव, भाई बाहर हम दे रहे हैं यहाँ से प्रकाश से, दे रहे बाहर से तो प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है। बाह्य प्रभाव से मतलब होता है कि हम यहाँ प्रकाश, अब प्रकाश मैंने अभी तुम्हें बताया था, प्रकाश क्या होता है? एक उत्प्रेरक, क्या होता है? एक उत्प्रेरक। मैंने अभी बिल्कुल अभी आपको पीछे समझा के आया हूँ, ये क्या है यहाँ पर? एक हमारा उत्प्रेरक, ठीक है बच्चा, अभी बिल्कुल समझा गया मैं तुम्हें। यहाँ पर क्या हमारे एक प्रकाश क्या है? उत्प्रेरक, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे एक उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया की गति को तेज एवं मंद करना। तो देखिए बाह्य प्रभाव हम क्या लगाया हमने? यहाँ से प्रकाश लगाया, तो जब कोई एकल अभिकारक बाह्य प्रभाव के कारण अपने 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तब ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? कौन सा समझ में आया? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले दो, वरना मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है बच्चा। आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चा। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।